हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों। मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे क्रम में अच्छे लय में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी अपने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि यूपीपी एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ से किया था? ऑप्शन ए दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है कानपुर, ऑप्शन डी दिया है बरेली। मुझे बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये की थी अपना लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। और 1857 का विद्रोह के बारे में अगर से बात करें, यह विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो एक शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था और बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व लखनऊ से कर रही थी। और पूछे अगर से बिहार से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कहाँ से? बिहार से पूछे तो बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, जो कि बिहार के जमींदार थे। कहाँ के? बिहार के जमींदार थे। अगर से पूछे कानपुर से कौन भी इसका नेतृत्व कर रहे थे आपसे? नाना साहेब प्लस तात्या टोपे। ये सब कहाँ से नेतृत्व? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और बरेली से पूछे तो कहाँ से थे? खान बहादुर खान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर होगा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्योंकि महाद्वीप दिया है, महाद्वीप यहाँ पूछेगा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है यूरोप, ऑप्शन सी दिया है उत्तर अमेरिका और ऑप्शन डी दिया है अफ्रीका। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। इसके बाद कौन सा आता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर आता है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। फिर आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर आता है उसके बाद यूरोप। कौन सा? यूरोप। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। कौन कौन से? फिर से एक बार देख लें। क्षेत्रफल के आधार पे आपका सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर आपका आता है यूरोप और फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो गया। सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा था सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें वो एशिया नहीं दिया तो इसके बाद का क्रम को ले लेते हैं। इसके बाद यानी एशिया अगर से ऑप्शन न हो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि एशिया इसमें नहीं दिया है। तो अफ्रीका दिया तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर जनसंख्या के हिसाब से देखें कि कौन सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या महाद्वीपों का क्रम देख लें तो जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है आपका। एशिया महाद्वीप है। फिर जनसंख्या में फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। कौन सा? अफ्रीका आता है। फिर आपका उत्तर अमेरिका होता है, उत्तर अमेरिका आता है।
उत्तर अमेरिका आता है। फिर आता है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कौन कौन से हो गए, एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तर नहीं, इसके बाद आता है आपका यूरोप महाद्वीप, सॉरी इसके बाद यूरोप। जनसंख्या के हिसाब से पहले एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर यूरोप हो गया, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद अंटार्कटिका, क्योंकि उसे अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, वहाँ पर मतलब जनसंख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंटार्कटिका को सबसे नीचे रखा जाता है, अंटार्कटिका। ये क्या है, ये जनसंख्या के हिसाब से पहले एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर यूरोप महाद्वीप है, फिर उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्दपथ धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्या शब्दपथ धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। अगर से हम गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, इनका जन्म पिछले घर से कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था 563 BC में। अगर पूछे कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। आप पूछे अगर से इनकी मृत्यु तो हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका मृत्यु हुआ था 483 BC में। कब 483 BC में हुई थी। कहाँ पर, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। अगर पूछे इनके पिता कौन थे, इनके पिता, माता, पत्नी और पुत्र, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता थे। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया। और इनके पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा। इनके पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे, राहुल, कौन थे, राहुल। अगर से पूछे इनका मतलब विवाह कब हुआ था, मतलब इनकी शादी कब हुई थी, इनकी शादी हुई थी इनकी 16 वर्ष के उम्र में, और 16 वर्ष के 12 साल बाद, यानी 16 वर्ष के 12 साल बाद, इनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की उम्र में। इसके 12 साल बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र जब मतलब पुत्र हुआ उसके 1 साल बाद इन्होंने गृह त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, टोटल 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। और इसके 6 वर्ष बाद, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, और इसके 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। अगर पूछे ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा क्वेश्चन था कि शब्द पथ चक्र प्रवर्तन शब्द परिभाषित किया जाए किससे संबंधित है। यह था आपका प्रथम उपदेश से। किससे था, प्रथम उपदेश से। अगर से पूछे किससे, प्रथम उपदेश, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से पूछे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, इन्होंने वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। अगर से पूछे किसको दिया था, इन्होंने पाँच ब्राह्मण को दिया था, 5 ब्राह्मण को दिया था। अगर से उनके नाम पूछ ले, 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे, एक थे आपके कौंडिन्य, कौन थे, कौंडिन्य। एक थे आपके वप्पा, कौंडिन्य वप्पा। एक थे आपके भोदिया, कौंडिन्य वप्पा भोदिया। मधनामा, मधनामा। और 5वें थे आपके अस्सा। ये 5 ब्राह्मण थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और पूछा अगर से इन्होंने अंतिम उपदेश कब दिया था, मतलब कहाँ दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। और किसे दिया था, तो इन्होंने सुभद्र को दिया था। किसको, सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि लोसर त्यौहार, लोसर त्यौहार
जो मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लोसर त्यौहार जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया असम और ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो ये किससे संबंधित है, कौन सा लोसर त्यौहार पूछा था, ये किस संबंधित है आपका अरुणाचल प्रदेश, किससे अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। और अगर इस त्यौहार के बारे में पूछें तो यह त्यौहार 3 दिन का त्यौहार है, मतलब 3 दिन तक मनाया जाता है। कब? 3 दिन तक मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश किस शहर में? तवांग शहर में। तवांग शहर में से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यह मतलब किस चीज़ को लेकर इस त्यौहार को चर्चित होते हैं या किस चीज़ के लिए इसे मनाते हैं, तो इसका मतलब सिद्धांत मानते हैं कि यह बुरी आत्माओं को भगाने के लिए और एक नए साल के तौर पे कि अच्छे दिन की मतलब शुरुआत हो, उसके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दिया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया है पंडिता रमाबाई। ठीक है, मुझे 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर इनका मूल नाम पूछे तो मतलब इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था आपका मूल शंकर इनका मूल नाम था। और इनके एक बुक है, इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी बुक है एक सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं का एक नारा है या मतलब एक कथन है कि वेदों की ओर लौटो, एक इसका कथन है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। ठीक है, तो पूछा था 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि कुड़नकुलम नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। कुड़नकुलम नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है गुजरात। यह किस राज्य में स्थित है? यह कुड़नकुलम की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। अगर इसकी क्षमता पूछ रहे तो इसकी क्षमता है 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट। ठीक है, कुड़नकुलम नाभिक संयंत्र कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। इस सबसे मतलब ये भारत का सबसे बड़ा नाभिक संयंत्र है। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 6000 मेगावाट इसकी क्षमता है। और तमिलनाडु में एक और है कुड़नकुलम और कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में है। अगर सर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन सा विद्युत संयंत्र है? यहाँ पर है रावत भाटा। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर है कैगा। कौन सा? कैगा। अब गुजरात की बात करें, गुजरात कौन सा है? काकरापार। काकरापार कहाँ का है? गुजरात का। और महाराष्ट्र में अगर पूछ ले कौन सा है? महाराष्ट्र में आपका तारापुर। एक है आपका उत्तर प्रदेश में। यूपी में कौन सा है? नौरारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहाँ से है? बुलंदशहर में कौन सा है? नौरारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है क्योंकि कुड़नकुलम कहाँ से है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कौन सा है? कलपक्कम है। राजस्थान में रावत भाटा, और कर्नाटक में कैगा है, और गुजरात में काकरापार, महाराष्ट्र में तारापुर, और उत्तर प्रदेश में नौरारा बुलंदशहर में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है।
ऑप्शन ए दिया श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन बी दिया है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया है भारत और मालदीव, ऑप्शन डी दिया है इंडोनेशिया और मालदीव। तो पाक जल संधि की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, कहाँ पर, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के दक्षिणी प्रांत एवं श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी दिया है नासिक, ऑप्शन सी दिया है पुणे, फिर ऑप्शन डी सी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन डी दिया है पुणे। तो आरबीआई के अगर हम स्थापना की बात करें, आरबीआई की स्थापना की बात करें, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपका 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 के। इसकी मतलब अधिसूचना या कब जारी थी, 1935 के। और 1934 में इसका मतलब किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत, या 1934 के अधिनियम के तहत यह पारित हुआ था। 1934 में यह पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं मुंबई में है, इसके पहले कोलकाता में थी। और पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब पूछे अगर से इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो इसके पहले गवर्नर थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इसके पहले गवर्नर थे और ये फर्स्ट गवर्नर थे इसके, सीडी देशमुख। और वर्तमान में पूछे कौन है, वर्तमान में कौन गवर्नर है, वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। ठीक है, 21 अगर पूछे इनका क्रम कौन सा है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन से, 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर पूछे 24वें नंबर गवर्नर कौन थे आपके, उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे। चार्जर लगाए। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। 23वें नंबर के गवर्नर कौन है, 23वें नंबर वर्ष पूछे कौन थे, तो थे आपके रघुराम राजन। कौन से, रघुराम राजन थे 23वें नंबर के गवर्नर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कितनी अंकी संख्या है, मतलब यहाँ पर गलत दे दिया है। देखिए आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन, कौन सा, पैन कार्ड की बात कर रहा है। पैन एक कितनी अंकी संख्या है। ऑप्शन ए दिया आपका 10 अंकी संख्या, ऑप्शन बी दिया है 12 अंकी संख्या, ऑप्शन सी दिया 8, ऑप्शन डी दिया है 11। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन एक कितनी अंकी संख्या है, कितनी अंकी संख्या है, यह 10 अंकी संख्या। कितनी अंकी संख्या है, 10 अंकी संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर से पैन का फुल फॉर्म पूछ ले, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये 10 अंक किस प्रकार होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले के जो 5 अक्षर होते हैं ये इंग्लिश के अक्षर होते हैं। पहले 5 अक्षर होते हैं, फिर 4 अंक होते हैं जो कि गणित के होते हैं, फिर लास्ट का एक इंग्लिश का अक्षर होता है। इसलिए इसे कहते हैं पहले 5 अक्षर, फिर 4 अंक, फिर 1 अक्षर, यानी टोटल 10 अंक की संख्या होती है। ऑप्शन है हमारा सही आंसर। अगर से आधार में पूछे कितने अंक होते हैं, इसमें आधार में कितने अंक होते हैं, आधार में टोटल आपके 12 अंक होते हैं।
जीएसटी कार्ड में कितने होते हैं, जीएसटी में तो वहाँ पर होते हैं आपके 15 अंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है क्योंकि पैन कार्ड में 10 अंक की संख्या होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। ऑप्शन ने दिया है राज्यपाल, ऑप्शन बी दिया है न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति। तो कौन फहराता है, आपके प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगर पूछे कहाँ फहराते हैं तो ये लाल किले फहराते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, इस दिन मतलब जो झंडा होता है इसे ध्वजारोहण कहते हैं, जो कि नीचे से जो ऊपर खींच के ले जाते हैं तब फहराते हैं। और जो 26 जनवरी को होता है वहाँ पर राष्ट्रपति फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यहाँ पर कौन फहराते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं। अगर पूछे कहाँ फहराते हैं, ये कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर इसे फहराते हैं। इसके पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम था विजय पथ, जो कि 8 सितंबर 2022 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो राष्ट्रपति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झंडा फहराता है ये। ठीक है, तो पूछा था हमारे स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं, तो 15 स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। यहाँ पर प्रधान होने वाले पहले ट्रांसजेंडर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसजेंडर ठीक, ट्रांसजेंडर का नाम है, ट्रांसजेंडर का नाम है। ऑप्शन ने दिया है शांति, ऑप्शन ने दिया है आपका शांति देवी, ऑप्शन बी दिया है राम मूर्ति, ऑप्शन सी दिया है नर्तकी नटराज, ऑप्शन डी दिया है कार्तिक, ऑप्शन डी दिया है कार्तिक। ये बी 2 बार हो गया राम मूर्ति। ठीक है, पूछा है कौन से ट्रांसजेंडर का नाम है, मतलब का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। तो क्या नाम है, नर्तकी नटराज। कौन है, नर्तकी नटराज। पद्म से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर हैं। कौन, पहले ट्रांसजेंडर कौन है, नर्तकी नटराज हैं। ठीक है, ये कहाँ की है, तो एक तमिलनाडु की हैं। कहाँ की, तमिलनाडु की हैं। ठीक, अगर से पूछे देश की पहली किन्नर जज कौन है, कौन देश की पहली किन्नर जज कौन है, तो यह है जोइता मंडला, जोइता मंडल है, कहिए जोइता मंडल। कौन है, जोइता मंडल। अब पूछे अगर देश की पहली किन्नर विधायक कौन है, तो यह शबनम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया नर्तकी नटराज, जो कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू यानी हिंदी माह के किस मतलब किस माह में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ने दिया आपका फागुन, ऑप्शन ने दिया आपका चैत्र, ऑप्शन भी दिया है फागुन, ऑप्शन सी दिया कार्तिक, और ऑप्शन डी दिया था आपका अश्विन। लिख लीजिए, हम करते हैं अश्विन, ऑप्शन डी दिया है आपका अश्विन। ठीक है, कौन सा त्यौहार पूछा है, रामनवमी का त्यौहार पूछा है। तो ये किस माह में पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका चैत्र के अंतिम तिथि को रामनवमी का त्यौहार पड़ता है। कब, चैत्र के अंतिम तिथि को, चैत्र के अंतिम तिथि कौन सा त्यौहार पड़ता है, रामनवमी का त्यौहार पड़ता है। अगर हम फागुन की बात करें, फागुन माह में कौन सा त्यौहार पड़ता है, तो आपका होली पड़ता है। कौन सा, होली। फागुन माह के पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगर कार्तिक की बात करें, कार्तिक को पड़ता है आपका, कार्तिक माह में कौन सा त्यौहार पड़ता है, दीपावली पड़ता है, दीपावली। ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका अमावस्या के दिन मनाया जाता है, अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगर से पूछे मकर संक्रांति की बात करें, किसकी, मकर संक्रांति की बात करें,
मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति की बात करते हैं, कब मनाया जाता है? पौष, मतलब पौष माह के, पौष माह में, कब? पौष माह में, पौष माह मतलब ये अधिकतर 14 से 15 जनवरी लिख लीजिए, जनवरी 14 से 15 जनवरी को यानी पौष माह में मनाया जाता है। किस माह में? पौष माह में। और मकर संक्रांति को कई राज्यों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे ताई पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? ताई पोंगल की बात करें, ताई पोंगल की बात करें, तमिलनाडु में किसको कहा जाता है? मकर संक्रांति को ही कहा जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ताई पोंगल मकर संक्रांति को कहा जाता है। और भोगाली बिहू किसका कहा जाता है? इसे भी मकर संक्रांति को ही क्या कहा जाता है? भोगाली बिहू। कहाँ पर? बिहू कहाँ का है? असम का। इससे जोड़ सकते हैं भोगाली बिहू। कहाँ पर? असम में। असम में इसे क्या कहते हैं? भोगाली बिहू। अगर से गुजरात की बात करें, यहाँ पर इसे उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण। उत्तरायण कहाँ पर करते हैं? इसे गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? ऑप्शन है दिया आपका, एक ऑप्शन भी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 4। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप, अगर हम हॉकी विश्व कप की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। कब? 1971 में। पहली बार यह कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर? पहली बार बार्सिलोना हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था। अगर पूछे इसमें कौन विजयी रहा, तो इसमें पाकिस्तान मतलब विजेता रहा। कौन? पाकिस्तान विजेता रहा। और किससे मतलब रनर अप कौन थे? स्पेन से जीता था। किससे? स्पेन से। ठीक, पाकिस्तान विजेता था। और भारत में से तीसरे नंबर पे भारत था। कौन? तीसरे नंबर पे भारत था आपका। ठीक है, और फिर इसके बाद भारत कब जीता? तो भारत 1975 में, मात्र एक बार 1975 में जीता था। ठीक है, किसको हरा कर थे? पाकिस्तान को ही हराकर भारत जीता था। भारत किसको? पाकिस्तान को हराकर जीता था। कौन? भारत आपका जीता था। ठीक है, और पूछे जब 1975 में, जब 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत ने जीता था, उसमें उसका कप्तान कौन थे? कौन थे आप कप्तान? भारत के कैप्टन कौन थे? भारत के कैप्टन कौन थे? कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। अजीत पाल सिंह कौन थे? इस हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत के हॉकी टीम के कैप्टन की बात करें, कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। ठीक है, तो भारत पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक ही बार कब जीता है? कब जीता है? 1975 में जीता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी, क्या हॉकी मैदान का आयाम होता है? 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, या 36 मीटर लंबा या 55 मीटर चौड़ा, या 91.4 मीटर लंबा या 55 मीटर चौड़ा, या 95 मीटर लंबा या 60 मीटर चौड़ा। तो हॉकी मैदान के आयाम की बात करें, ये कितनी मीटर लंबा चौड़ा होता है? तो होता है आपका 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अगर हम हॉकी की स्टिक के बारे में बात करें, हॉकी की स्टिक कितनी लंबी होती है? हॉकी की स्टिक कितनी लंबी होती है? होती है आपका 105 सेमी लंबी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 105 सेमी लंबाई होती है। अगर इसके स्टिक की वजन की बात करें, स्टिक के वजन की बात करें, स्टिक की वजन की बात करते होता है आपका 737 ग्राम। 737 ग्राम इसका वजन होता है। अगर स्टिक के मतलब हॉकी के बॉल की मतलब वजन के बारे में बात करें, हॉकी की बॉल के वजन के बारे में बात करें तो 155 से 163 ग्राम लंबा वजन होता है। 155 से 163 ग्राम इसकी मतलब वजन होती है। ठीक है, और इससे हम समझ, अगर तो हॉकी से संबंधित कप या मतलब ट्रॉफी की बात करें, कप कौन कौन से या ट्रॉफी की बात करें, देखिए आपका लेडी रटन ट्रॉफी है। कौन से?
लेडी रतन ट्रॉफी, लेडी रतन ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपका हॉकी से संबंधित है। और एक आपका रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। एक है आपका बेगम रसूल ट्रॉफी और एक है आपका सीढ़ी कप। और सबसे अगर से पूछे सबसे पुराना कप कौन सा है तो ये आपका बेटन कप है। कौन सा है? बेटन कप सबसे पुराना कप है। बेटन कप सबसे पुराना कप है। ठीक है। अगर पूछे हॉकी के मैच का मतलब समय कितना होता है, कितने समय का होता है मैच? 60 मिनट का होता है। और फुटबॉल कितने समय का होता है? 90 मिनट का होता है। ठीक। और कबड्डी कितने समय का होता है? ये आपका 40 मिनट का होता है। यहीं पर लिख लेते हैं। हॉकी के समय के बारे में बात करें तो ये आपका 60 मिनट का मैच होता है। 60 मिनट का मैच होता है। फुटबॉल की बात करें, इसकी फुटबॉल की बात करें तो ये होता है आपका 90 मिनट का, 90 मिनट का। और किसकी कबड्डी की बात करें, कबड्डी का मैच कितने समय का होता है? तो ये आपका होता है 40 मिनट का। 40 मिनट का मैच किसका होता है? कबड्डी का मैच होता है। ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि 91.4 मीटर तथा मीटर लंबा तथा 55 मीटर चौड़ा हॉकी मैदान का आयाम होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए दिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी दिया भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतलब चयन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा को चुना जाता है। ठीक। अगर पूछे लोकसभा का शपथ, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका शपथ नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में कांग्रेस की मतलब किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। तो यहाँ पर मतलब किसकी अध्यक्षता में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है जगजीवन राम, ऑप्शन डी दिया है आसफ अली। तो 1929 मतलब लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? उसमें अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर से मतलब किसकी बात किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कि मांग की औपचारिक रूप दिया था, औपचारिक रूप दिया था। और पूछे इसकी पहली बार मांग कब की गई थी? की गई थी आपकी दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 1906 में। कब? 1906 में इसकी पहली बार मांग की गई थी। अगर से दिसंबर 1929 की लाहौर अधिवेशन की बात करें जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष थे, इसमें इसकी विशेषता क्या थी? इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, कौन सा? स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। मनाने की बात कही गई थी। मनाने की बात कही गई थी। ठीक है। और इसी सम्मेलन में गोलमेज मतलब जो कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, यहीं पर उसका बहिष्कार भी किया गया था। कहाँ पर? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 1929 में किसकी अध्यक्षता थी? उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी। इसी समय क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और क्या हुआ था? और मतलब गोलमेज सम्मेलन में न जाने के यानी उसका बहिष्कार किया गया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मतलब कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन दिया है बनारस में, ऑप्शन भी दिया है कुशीनगर में, ऑप्शन सी दिया है सारनाथ में, ऑप्शन डी दिया है बोध गया में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपका बोध गया में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है। चलिए हम अगर से बुद्ध के बारे में बात करें, इनके जन्म कब हुआ था? अभी कल के क्लास में ही बताए थे इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था 500 इनका जन्म हुआ था कब? 563 BC में। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। 563 BC में। अगर से मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु 500
463 BC में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु के बाद 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगर से इनके माता का नाम पूछे, इसकी माता का नाम क्या था? महामाया था। महामाया इनकी माता थी। और पिता थे इनके शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। इनकी पत्नी थी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। इनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था, पुत्र का नाम था राहुल। इनकी शादी कब हुई थी? इनकी इनके 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। कब? 16 वर्ष की उम्र में। इसके 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल है। और इसके 1 वर्ष बाद इन्होंने घर त्याग दिया। ठीक, घर त्याग दिया, यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और इसके 6 वर्ष बाद, यानी 35 वर्ष के 6 वर्ष बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा। और 6 वर्ष बाद इन्होंने, यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार में। कहाँ पर? बोध गया बिहार में। ठीक है। किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कर्ज पूछे किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कर्ज पूछे इन्होंने अपना पहला ज्ञान पहला उपदेश किसे दिया था? तो इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसके? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? तो थे आपके, एक थे वप्पा। कौन से? वप्पा थे। मधनामा थे। भोदिया, अस्सा और कौंडिन्य। ये 5 ब्राह्मण थे जिन्हें महात्मा बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्हें 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगर पूछे अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो इन्होंने कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। किसे दिया था? सुभद्र को। कहाँ पर? कुशीनगर में दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिया है दादर नगर हवेली और दमन दीव, ऑप्शन सी दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दिया है पुदुचेरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी। 32 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका है 59,146 वर्ग किमी। 59,146 वर्ग किमी किसका क्षेत्रफल है? आपका लद्दाख का क्षेत्रफल है। वैसे राज्य की बात करें, राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं आपका 3,42,239 वर्ग किमी। कौन सा? 3,42,239 वर्ग किमी राजस्थान का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आपका गोवा। कौन सा? गोवा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है? क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है? ऑप्शन ने दिया आपका 300। आप कितने दिन? 300 दिन। ऑप्शन बी दिया आपका 200 दिन, ऑप्शन सी दिया है 250 दिन, और ऑप्शन डी दिया है आपका, यह है आपका ऑप्शन डी है आपका 100 दिन। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। क्या है? कितने दिन का रोजगार देता है? आपका 100 दिन का रोजगार देता है। अब पूछे सबसे अधिक राशि कहाँ दी जाती है? सबसे अधिक राशि है आपका हरियाणा में। कहाँ पर?
हरियाणा में कितनी राशि है, ये आपका 357 रुपया है, 357 रुपया। और सबसे कम राशि कहाँ पर दी जाती है, आपकी मध्य प्रदेश में दी जाती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 221 रुपये है, 221 रुपये। कहाँ की, मध्य प्रदेश। सबसे कम राशि, सबसे अधिक हरियाणा में, ठीक है। अगर से पूछे नरेगा एक्ट, नरेगा एक्ट कब आया था, तो आया था आपका 2005 में। लागू कब हुआ था, तो हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था रघुवंश प्रसाद सिंह ने। ये क्या थे उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे। क्या थे, कौन थे, पहले ये लिख लीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया था। क्या थे उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे। कौन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे। इन्होंने ही उद्घाटन किया था, ठीक है। और इसका नाम मनरेगा कब से हो गया, इसका नाम मनरेगा हो गया 2009 से। कब, 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम से, मनरेगा, ठीक है। क्या हो गया, मनरेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा 100 दिन के लिए रोजगार देता है। सबसे अधिक राशि की बात करें तो हरियाणा में दी जाती है 357 रुपये, और सबसे कम राशि 221 रुपये जो कि मध्य प्रदेश में दी जाती है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।